Hello students and welcome back to my channel. This is the part 2 of series Achiever, and today we are going to discuss a very important topic, that is primary sex organ of male reproductive system. In the previous video we have discussed about primary and secondary sex organs. अगर आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. तो वो वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था. आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शनल डिफरेंसेस को समझा, लोकेशंस को समझा, बट आज जिस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट for the academics as well as for the NEET examination. And the most important thing, this chapter mainly enhances your awareness too. तो एटलीस्ट इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए. अदरवाइज अगर अपनी ही बॉडी के फिजियोलॉजी आप नहीं समझ पाए तो बायो को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद the primary sex organ of male, testes, their structure and function. So testes, as we know that कि human male has pair of testes, and वो जो pair of testes है ये भी आप जानते हो, they are held in a pouch called scrotum. तो एक एक चीज हम लोग लोकेशन, डायग्राम, एग्जैक्ट एनाटॉमी, एग्जैक्ट फिजियोलॉजी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. सो प्लीज लेक्चर के एंड तक बने रहें. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्यार आपने मेरे फर्स्ट पार्ट को दिया वो प्यार मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरे इस पार्ट को भी मिले, क्योंकि जब आपका प्यार मिलता है तो वो एंकरेज करता है कि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्टिस. सो एज वी नो दैट ह्यूमन मेल हैज पेयर ऑफ टेस्टिस and both the testes are held in a pouch called scrotum. In a pouch called scrotum, and scrotum is located outside the abdominal cavity. ये बात तो आप लोग जानते हो ना, scrotum is a skinny bag and hence testis is described as, hence testes are described as extra abdominal testes. Abdominal testes. So this is the first important question from the CBSE board examination कि why testes are known as extra abdominal testes. So it is very simple that it is located outside the abdominal cavity. Let me show you the diagram. अगर आप ह्यूमन के मेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, ओके, मैंने ये ट्रंक शो किया है एंड ये इसका ओके लेग पोर्शन हो गया. थोड़ा सा इस चीज को कम करते हैं, ओके. इस तरह से हम इसको टू लेग्स में डिस्क्राइब कर लेंगे. और यहां पे लोकेशन प्रेजेंट होता है स्क्रोटम का, एक स्किनी बैग, और इस स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो बाहर आप देख रहे हो, this is scrotum, skinny bag, okay, this is scrotum, and scrotum के internally जो structure आप देख रहे हो with blue, this is testes. अब इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है. क्वेश्चन अगर ये आता है कि why testes is described as extra abdominal testes, तो इट्स वेरी सिंपल दैट इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो ये एक क्वेश्चन आपने कवर कर लिया कि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस. अगेन अ क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो स्क्रोटम है, ये जो स्क्रोटम वाला पोर्शन आप देख रहे हो, स्किनी बैग, और इसके जस्ट ये इस तरह से मेल पेनिस. तो ये जो स्क्रोटम का पोर्शन है
इसका मेजर फंक्शन क्या है? स्क्रॉटम प्रोवाइड्स 2 डिग्री सेल्सियस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर एज कंपेरेटिवली टू बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 से 2 to 2.5 ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एनसीईआरटी ने साफ साफ बताया है कि स्क्रॉटम प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर एज कंपेरेटिवली टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दैट ये जो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वायबिलिटी ऑफ स्पर्म, फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्पर्म। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फॉर वायबिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक, अगर आप मेजरमेंट की बात करें टेस्टिस के, तो मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ, यानी इसकी जो ब्रेथ होगी वो 2.5 एंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ओके, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस। ओके, अब एक चीज और, अगर टेस्टिस के स्ट्रक्चर को आप देखें तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है इट इज स्लाइटली ओवल। ओके, सिर्फ इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो कवरिंग है टेस्टिस की, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका मतलब बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर आप इंटरनली आओगे, इंटरनली यानी इंटरनल स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ आओगे, तो सबसे पहले कवरिंग आपको यही मिलेगी एंड इस कवरिंग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया के आउटर पे एक लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम है। ओके, इसको ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। तो दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ये जो सबसे आउटर पे है ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है। दोनों के नेचर में डिफरेंस क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज अ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है इट्स अ लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम। विसरल मतलब एम्प्टी सेल्स प्रेजेंट होंगे यहां पे, विसरल पेरिटोनियम। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आप इंटरनल से अगर आओगे तो जो मेन कवरिंग है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड आउटसाइड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्योंकि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो एम्प्टी होता है। दैट्स व्हाई दिस लेयर इज नोन एज लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम व्हिच इज नोन एज ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्यूनिका वेजाइनलिस ही, क्योंकि ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद स्क्रॉटम का कवरिंग आ जाता है। ये स्क्रॉटल कवरिंग हो गया ना, तो ये स्क्रॉटल सैक जो है दिस इज नोन एज स्क्रॉटल सैक। ओके, स्क्रॉटल सैक मतलब जो सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय दिस लेयर विच इज नोन एज स्क्रॉटम। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है आउटर मोस्ट कवरिंग जो है इट ऑल्सो फॉर्म्स स्क्रॉटल सैक। ओके, तो ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड स्क्रॉटल सैक which is mainly formed by tunica vaginalis. So covering of testes तो आपको समझ में आ गई, tunica albuginea, tunica vaginalis and which forms the continuity of scrotal sac. अब structure as well as why it is located outside the abdominal cavity, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब फीमेल का जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ फीमेल,
तो उस टाइम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आता है ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ये ट्राइमेस्टर क्या है ये आपको समझना है। ट्राइमेस्टर मींस 3 months ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑफ 9 months। तो फर्स्ट 3 month मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड 3 month हुआ आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब हो गया 7th, 8th एंड 9 month। ओके, तो ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर जो चेंजेस आते हैं इन द एम्ब्रियो, और मेनली हम लोग मेल की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है चेंजेस मेल एम्ब्रियो में आएंगे। तो इस टाइम पे होता क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर टेस्टिस का जो एक्चुअल लोकेशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड वो होता है इनटू द लोअर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो यहां पे टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, यानी बिल्कुल उसी लोकेशन पे जहां फीमेल में ओवरीज की लोकेशन होती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। टेस्टिस का लोकेशन एग्जैक्टली वही होता है जहां ओवरीज का लोकेशन होता है, एंड द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द लोकेशन इज नियर द किडनी। अब जैसे ही 8 month स्टार्ट होता है या ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको एक चीज याद रखनी है, मेनली 8th month। तो 8th month पे क्या होता है? 8th month पे ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही होगी आपको? यानी ये स्क्रोटम जो है ये एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक कनेक्शन बना होता है, एक कैनाल बना होता है जो स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी को कनेक्ट करता है। ओके, इस कैनाल को, इस पैसेज को बोलते हैं इंजुइनल कैनाल। यानी ये अंडरस्टूड है कि टेस्टिस इसी इंजुइनल कैनाल से स्क्रोटम में आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और ये हुआ कब? 8th month में टेस्टिस descends from abdominal cavity to scrotum through inguinal canal. This canal is very important. Inguinal कैनाल। ओके, नंबर 2, जब टेस्टिस इस इंजुइनल कैनाल से स्क्रोटम की तरफ जाता है, या आप देख रहे हैं ना टेस्टिस इस पैसेज के थ्रू स्क्रोटम में आ गया ड्यूरिंग 8th month। तो टेस्टिस अपनी ब्लड वेसल्स को भी लेके आता है, क्योंकि जब तक टेस्टिस यहां लोकेटेड है तो ये अंडरस्टूड है टेस्टिस की ब्लड वेसल्स भी यहां लोकेटेड होंगी। तो ब्लड वेसल्स, नंबर 2 नर्व, क्योंकि नर्व नहीं होगा तो टेस्टिस को स्टिमुलाई नहीं मिलेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो पहले नर्व प्रेजेंट थी इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, अब नर्व्स भी एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम की तरफ जाएगा। एंड थर्ड, ब्लड वेसल्स जितना इंपॉर्टेंट है, नर्व जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कंडक्टिंग ट्यूब मतलब स्पर्म डक्ट। वो भी जब टेस्टिस स्क्रोटम में आएगा तो स्पर्म डक्ट भी स्क्रोटम में आएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल सा था कि टेस्टिस अपने साथ ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को एंड कंडक्टिंग ट्यूब को डिसेंड कराता है। तो टेस्टिस also descends their blood vessels, nerves and conducting tube. एंड अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इनिशियली होगा क्या, अब इस चीज को मैं रब करके आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली अब होगा क्या। अब टेस्टिस के अंदर ये सारी चीजें इंक्लोज्ड है, ब्लड वेसल्स भी इंक्लोज्ड है, कंडक्टिंग ट्यूब भी इंक्लोज्ड है एंड नर्व भी इंक्लोज्ड है।
इसका मतलब ये हुआ कि जब टेस्टिस के स्ट्रक्चर में ये ब्लड वेसल्स, नर्व एंड कंडक्टिंग ट्यूब आएगा फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, तो एक मसल्स में ये इंक्लोज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से एक मसल्स बनेगी जिसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, ये ब्लड वेसल्स मान लेते हैं इसको, ओके। नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी, ये हम लोग यहाँ पे इसको ग्रीन से नर्व को डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा लाइट चल रहा है बट थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है इन तीन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड कंडक्टिंग ट्यूब्स, ओके, ये सारी चीजें आके इंक्लोज्ड होंगी। अब ये चीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से अपने ब्लड वेसल्स, अपने नर्व, अपने कंडक्टिंग ट्यूब को पुल करेगा तो ये सारा स्ट्रक्चर इंक्लोज्ड होगा इनटू स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो जहां पे ये इंक्लोज्ड हो रहा है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। बस समझ में आ गई आपको? एंड दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड इज मेड अप ऑफ, it is made up of cremaster muscles। तो ये spermatic cord भी आपको याद रखना है, which is made up of cremaster muscles। तो ये इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर और मेनली ड्यूरिंग द 8th month। टेस्टिस डिसेंड्स फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब इस चीज को ऐसे रिलेट करिए, अगर यहां पे कोई फेलियर हो जाता, यानी अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं होती एब्डोमिनल कैविटी में, तब एक कंडीशन डेवलप हो जाती जिसको हम लोग बोलते हैं फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोकाइडिज्म। ओके, क्रिप्टोकाइडिज्म। तो क्रिप्टोकाइडिज्म इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ टेस्टिस, failure of testis to descend into scrotum। क्लियर? तो टेस्टिस के इंट्रोडक्शन में हम लोग टेस्टिस की कवरिंग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड वेजाइनलिस, मैं एक बार फिर से यहां पे जल्दी से बता दूं, नहीं इसको रहने देते हैं, यहां पे समझते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन ट्यूनिका vaginalis, these are the two covering, okay, and testis की दोनों कवरिंग के बाद मेजरमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेंथ इसका 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो होगी वो 2.5, एंड जो थिकनेस आएगा, इस थिकनेस की मैं बात कर रहा हूं, दिस थिकनेस इज ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका मेजरमेंट। एंड जब ये डिसेंड हुआ था फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रॉटम, तो ये अपनी ब्लड वेसल्स, नर्व एंड कंडक्टिंग ट्यूब्स को भी लेके इंक्लोज्ड हुआ था, डिसेंड हुआ था सॉरी, और ये सारा स्ट्रक्चर इंक्लोज्ड हुआ था स्पर्मेटिक कॉर्ड में, विच इज मेड अप ऑफ क्रीमास्टर मसल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इस टॉपिक को बहुत इजीली मैं समझाऊंगा क्योंकि इसकी एनाटॉमी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक टेस्टिकल का आप एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, यानी टेस्टिस को कट करेंगे। कट करने के बाद जो चीजें आपको टेस्टिस में दिखेंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। ओके, ये कवरिंग तो आप ऑलरेडी जानते हो, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड इसके जस्ट बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस। ओके, तो एक बार सारी चीजों को एक्सटर्नल टू इंटरनल समझेंगे हम लोग। तो दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड आपको याद होगा इट इज मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कंपोजिशन बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। एंड आउटर टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इट्स ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब
ट्यूनिका एल्बुजिनिया की ग्रोथ से सेप्टा बनता है। सेप्टा मतलब एक सेक्शन बनेगा विच डिवाइड्स और विच फॉर्म्स 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया की आउटग्रोथ से हुआ है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स formed by ingrowth of tunica albuginea, formed by ingrowth of tunica albuginea called septa। तो इस पोर्शन पे आपको ध्यान देना है, जहां जहां लोब्यूल्स की बाउंड्री बनेगी वहां वहां ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल का पोर्शन है इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेप्टा। क्लियर? अब एक चीज तो क्लियर हो गई आपको कि टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस खुद भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। एंड इट इज ऑफ अबाउट 200 to 250। तो ये टोटल 250 मैक्सिमम इसका काउंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का। अब इस लोब्यूल्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहली चीज स्लाइटली कॉइल्ड, मैं इसको इस तरह से मेंशन कर रहा हूं और एंड हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यहां पे ये ध्यान रखना है आपको कि एंड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, एंड बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो ये जो लोब्यूल के अंदर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को समझनी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ, यहां पे टेस्टिस का ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ब्लड वेसल्स के लिए रेड मार्कर का यूज कर रहे हैं। तो ये टेस्टिस की ब्लड वेसल्स भी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ब्लड वेसल्स यहां टेस्टिस का नर्व भी प्रेजेंट होता है। तो जस्ट बीनीथ द ब्लड वेसल्स, ये बिल्कुल लाइट चल रहा है मार्कर, बट सिर्फ आपको एनाटॉमी को समझने के लिए, लोकेशन समझने के लिए इस चीज को समझना है। ओके, तो यहां पे जो, हालांकि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैं किसी और मार्कर का ही यूज कर लूं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ओके, तो ये नर्व है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई आपको कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ब्लड वेसल्स एंड नर्व प्रेजेंट है। मैं नर्व को भी मेंशन कर दूं यहां पे। और यही स्ट्रक्चर हम लोगों ने इंक्लोज्ड किया था स्पर्मेटिक कोड में, विच इज मेड अप ऑफ क्रीमास्टर मसल्स। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं थोड़ा सा इस तरफ शो करना चाह रहा हूं, बट पहले मैं एक बार फिर से ये सारी चीजें जल्दी से आपको बता दूं बाय नंबरिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस कवरिंग को समझा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन इसके बाद नंबर 2 द आउटर कवरिंग ट्यूनिका वेजाइनलिस। देन नंबर 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड नंबर 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम लोग यहां पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर आगे की एनाटॉमी समझेंगे। तो मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन यहां पे शो कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक ट्यूब्यूल है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ओके, तो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है।
अब इस ट्यूब्यूल का कंपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके कंपोजिशन में चेंजेस आएंगे तो स्टेरिलिटी डेवलप हो जाती है। तो कंपोजिशन पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल का सैमनिफरस ट्यूब्यूल हम लोगों ने यहां ड्रॉ कर रखा है, और सैमनिफरस ट्यूब्यूल में ये जो इनर साइड है, ये जो ल्यूमेन की तरफ है, ये ल्यूमेन हो गया आपका, और ल्यूमेन की तरफ जो पोर्शन है, इनर साइड की तरफ जो पोर्शन है, ये आपका जर्माइनल एपिथेलियम है। तो सैमनिफरस ट्यूब्यूल के जस्ट इनर साइड, मतलब जो पहली कवरिंग इसकी अंदर से आ रही है, क्योंकि ल्यूमेन हो गया ये, और ल्यूमेन से बिल्कुल इस तरफ जो कवरिंग आ रही है, दिस कवरिंग इज नोन एज जर्माइनल एपिथेलियम। तो एक कवरिंग तो एपिथेलियम हो गई, ठीक, और दूसरी कवरिंग जो बाहर की तरफ होगी, ये आप ब्लू मार्कर से देख रहे हैं, जो कवरिंग बाहर की तरफ है, ठीक है, ये कवरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कवरिंग है आपकी कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। तो मेरे ख्याल से ये कंपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। सैमनिफरस ट्यूब्यूल में, ये सैमनिफरस ट्यूब्यूल में एक जो इनर साइड पे कवरिंग है, जिसको मैंने रेड मार्कर से शो किया है, दैट कवरिंग इज जर्माइनल एपिथेलियम, और आउटर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके भी आउटर अगर आप आ जाएं, तो मान लीजिए ये सैमनिफरस ट्यूब्यूल है, तो ये अंडरस्टूड है, ये स्पेस हो जाएगा आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। तो किसके ऊपर कवरिंग किसकी होगी? इसके ऊपर कवरिंग होगी इस तरह से, मान लीजिए टेस्टिकुलर लोब्यूल की। तो ये जो स्पेस हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ है। अब एक चीज तो आप और जानते हैं ना, यहां पे दो डिफरेंट टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा ये जंक्शन, और इस जंक्शन को बोलते हैं बेसल लेमाइना। बेसल लेमाइना, क्लियर? तो आई होप ये एनाटॉमी आपको समझ में आ गई होगी। जर्माइनल एपिथेलियम इनर साइड की तरफ एंड आउटर साइड की तरफ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, और अगर दो टिश्यू हैं तो बेसल लेमाइना या बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए जो डिफरेंशिएट करे दोनों टिश्यूज को। और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ है, यानी ये उस स्पेस की तरफ है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल का गैप है, जो पाउच है, क्लियर? अब इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले हम लोग समझेंगे जर्माइनल एपिथेलियम, एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे कनेक्टिव टिश्यू। मैं तब तक इस पोर्शन को रब कर दूं, क्योंकि इसका अब कोई रोल यहां बचा नहीं है, ओके? तो सिर्फ इस चीज को आपको फोकस करना है। और पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जर्माइनल एपिथेलियम, क्योंकि मैंने उसको रेड से ही इंडिकेट किया, इसलिए मैं रेड मार्कर का यूज कर रहा हूं। जर्माइनल एपिथेलियम, अब देखिए, एपिथेलियम एक टिश्यू है, और टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है? टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सेल। तो ये तो अंडरस्टूड है कि इसके फॉर्मेशन में हमें ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए। तो इस टिश्यू के फॉर्मेशन में टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड है। पहला है सेरेटोली सेल्स, एंड नंबर 2 स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। अब इन दोनों सेल्स के स्ट्रक्चर को, इनके फंक्शंस को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग सेरेटोली सेल्स की बात करेंगे, ओके? तो सेरेटोली सेल का स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको सेरेटोली सेल का नाम सेरेटोली सेल क्यों पड़ा ये जानना जरूरी है, क्योंकि सेरेटोली सेल को डिस्कवर किया था सर एंड्रिको सेरेटोली, और उन्होंने ही अपने नाम पे इसका नाम सेरेटोली रखा। तो नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर
named after its discoverer Sir Enrico Sertoli। क्लियर? ये तो हो गया पहला पार्ट कि डिस्कवरर के नाम पे इसका नाम पड़ा सेरेटोली। नंबर 2, अगर इस सेल के शेप की बात करें तो इसका शेप बिल्कुल पिरामिडल है, यानी ये लार्ज साइज्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, पिरामिडल शेप होंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, लार्ज साइज, इलोंगेटेड, पिरामिडल इन शेप। एंड एक और पॉइंट जो इसको बहुत स्पेसिफिक बनाता है कि इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा एंड न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होगा। तो साइटोप्लाज्म डेंस एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेरेटोली सेल, सेरेटोली सेल्स को हम नर्व सेल भी बोलते हैं। नर्व सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केयरिंग करती है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो इसका फंक्शन यही है, द फंक्शन इज टू प्रोवाइड, फंक्शन they provide nourishment to developing spermatozoa। अब सेरेटोली सेल्स तो हम लोग समझ चुके हैं। तो सेरेटोली सेल का फंक्शन क्या है? नरिशमेंट देना स्पर्मेटोजोआ को। अब सेकेंड सेल है स्पर्मेटोजेनिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वही सेल है जो मेल का स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ओके, बट इस सेल्स की कोई फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी नहीं है। जैसे यहां पे तो हमें पता है ना कि लार्ज साइज है, इलोंगेटेड या पिरामिडल शेप, हमें शेप भी पता है। बट स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में कोई फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये अपना शेप बदलते रहेंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। क्योंकि पहले ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर इनका मियोसिस कंप्लीट होगा तो ये फंक्शनल गैमीट की फॉर्म में आएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन यही है कि दैट दे रिमेन डिफरेंट at different stages of spermatogenesis. They remain different at different stages of spermatogenesis, and they are present, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ मिलियंस में रिलीज होते हैं। तो they are present in 5 to 6 layers. Okay, they are present in 5 to 6 layers. तो एपिथेलियल के दोनों पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए। अब हम लोग कवर करेंगे इसके कनेक्टिव टिश्यू पार्ट को। ओके, यानी सेकेंड पार्ट है वो है इसका कनेक्टिव टिश्यू पार्ट। अब कनेक्टिव टिश्यू भी एक टिश्यू है, तो ये भी अंडरस्टूड, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स। दे आर फॉर्म्ड by group of polyhedral cells and also called interstitial cells of interstitial
cells of Leydig. अब इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग नाम भी डिस्कवरर के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि दे आर नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर, सर फ्रांस वॉन लेडिग. क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, आपको एपिथेलियम भी क्लियर, कनेक्टिव टिश्यू भी क्लियर. अब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस पे आते हैं, यानी इन सेल्स के फंक्शन पे आते हैं. देयर फंक्शन इज टू सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. तो देयर फंक्शन इज टू सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन. आप एंड्रोजन्स भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन आर द सेम थिंग. तो दे आर रिलीज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग. अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस की तरफ होते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेसिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच का स्पेस है, ये वहां प्रेजेंट होंगे. नाउ द लास्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सेल्स हैं लाइक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, सेरोटोलिस सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, all the cells of testes are regulated by two hormones, that is follicle stimulating hormone and interstitial cell stimulating hormone. So this is very important line कि all the cells of testes are regulated by follicle stimulating hormone FSH and interstitial cell stimulating hormone. So this is all about internal structure of testes. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द डक्ट सिस्टम ऑफ टेस्टिस, बट वो मैं तभी डिस्कस करूंगा जब मुझे इस वीडियो पे भी इतना ही प्यार मिलेगा. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम.